औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। 9th बुक का सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड, वो सारा स्टेप्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं? व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? A set of questions to be solved about natural phenomena health related और एनवायरमेंट। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये सवालों का एक मजमुआ है तो भी सॉल्व, जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किस चीज़ के बारे में सवाल आते हैं? अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, जो कुदरत की चीज़ें, फितरत की चीज़ें, उनके बारे में। हेल्थ रिलेटेड, हमारी सेहत के मुताबिक, या फिर एनवायरमेंटल, या फिर एनवायरमेंट के बारे में। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड टू बी अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है 48 से 50 सेंटीग्रेड होता है। अचानक से 90 सेंटीग्रेड हो जाए तो ये एक एनवायरमेंटल मतलब प्रॉब्लम होगा, इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर लाइफ को मुतासर करेगा। उसके बाद है हेल्थ रिलेटेड, इसका एग्जांपल प्रीवियस पीरियड में जो मतलब मलेरिया की डिजीज थी वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। नाउअडेज, आजकल के दौर में जो कोरोना वायरस है वो क्या है? वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हेल्थ रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से मुतालिक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेप वाइज मेथड मौजूद है। उस मेथड को क्या कहते हैं? उस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड को साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी इसी मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो जब यही मेथड अप्लाई होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, तो फिर वहां पर हम बायोलॉजिकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड कहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होता है। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा? बायोलॉजिकल मेथड इट इज अ स्टेप वाइज मेथड to resolve any biological problem. Biological method is a step-wise method that is used to resolve. Method to resolve, or method is which is used to resolve any biological problem. किसी भी biological problem को रिजॉल्व करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप वाइज मेथड यूज करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, स्टेप वाइज से क्या मुराद है? स्टेप वाइज से मुराद है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे। एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तो ये डिफरेंट स्टेप्स होंगे। इन स्टेप्स को हम मतलब एक स्टेप क्लियर होगा उसके बाद दूसरे स्टेप पे हम मूव करेंगे। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि इट इज द स्टेप वाइज मेथड। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, उसके बाद कंक्लूजन, थ्योरी, एंड उसके बाद लॉ एंड प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंट स्टेप्स आते हैं इस मेथड के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स क्यों बनाते हैं? इन सारे स्टेप्स की मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ knowledge
gain through qualitative or quantitative method. ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, वो स्टार्ट होगी विथ ऑब्जर्वेशन। जो बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो किस चीज से स्टार्ट होगी? वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी। तो इस हिसाब से हम इसको कहेंगे इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेन रीजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन क्यों परफॉर्म करते हैं? तो ऑब्जर्वेशन के अंदर है क्या करना होता है, हमें नॉलेज गेन करनी होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, वी गेट नॉलेज और कलेक्ट नॉलेज, कलेक्ट डेटा एंड रिलीवेंट नॉलेज। तो इसमें ऑब्जर्वेशन के अंदर है डेटा को कलेक्ट करते हैं और रिलीवेंट नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो किस चीज के बारे में होती है, जो मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना का एग्जांपल लें तो कोरोना क्यों होती है, कैसे स्प्रेड होती है, इसके मतलब सिम्पटम्स क्या हैं, काजेस क्या हैं, बहुत सारी चीजें जो मतलब क्वेश्चंस हमें क्या करने, ये सारे मतलब कोरोना के बारे में हमें सॉल्व करने। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें। मतलब सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम के बारे में रिलीवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, ऑब्जर्वेशन। इसमें डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम कलेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी। अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज दैट गेन थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये जो डेटा सारी कलेक्ट हो रही है, ये सारी डेटा मतलब दो मेथड्स यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। तो इसके एग्जांपल समझते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड किसे कहेंगे? क्वालिटेटिव मेथड का मतलब ये है कि नॉलेज गेन थ्रू आवर सेंसेस। जब हम नॉलेज को अपने सेंसेस की मदद से गेन करें, नॉलेज गेन करें, लेकिन यूज क्या करें, नॉलेज गेन करने के लिए हम अपने सेंस यूज करें, तो ऐसी मतलब ऑब्जर्वेशन को क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव मेथड है ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा को कलेक्ट करने का। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड क्या होगा? क्वांटिटेटिव मेथड gain knowledge by using scientific equipments। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को, ऐसे ऑब्जर्वेशन के मेथड को क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट का हमें फीवर मालूम करना है, तो फीवर मालूम करने के लिए दोनों मेथड्स अप्लाई करते हैं। इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, दोनों मेथड यूज करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, अगर फीवर है, सेंस की मदद से मालूम करें किसी भी पेशेंट का, तो हम सेंस कौन सा यूज करेंगे, सेंस ऑफ टच। मतलब हम उसको टच करके देखेंगे
फिर हमें पता चलेगा कि ही हैज फीवर और नॉट, तो उसे बुखार है या नहीं। अच्छा, क्वांटिटेटिव मेथड की मदद से क्या करते हैं हम, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो फीवर को टेस्ट करने के लिए जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, वो कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर भी क्या बताएगा कि ये सालों ये पेशेंट को फीवर है या नहीं। अगर फीवर हम टच के थ्रू मतलब अपना सेंस यूज करके मालूम कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है कि हम थर्मोमीटर को यूज करें, क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करें। तो इसका जवाब ये है कि जब हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये हमें ये तो बताएगा कि फीवर है कि नहीं, लेकिन कितना है ये नहीं बताएगा। ये किस चीज से मालूम होगा, इसको मालूम करने के लिए थर्मामीटर यूज होगा। तो 104 फॉरनाइट टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, तो ये भी बता रहा है कि फीवर है कि नहीं, अगर फीवर है तो फिर कितना है ये भी बता रहा है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो क्वालिटेटिव मेथड है इट इज नॉट एक्यूरेट, ये एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट नहीं होता। और जो क्वांटिटेटिव मेथड है इट इज एक्यूरेट और एग्जैक्ट। ये क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। इसमें एग्जैक्ट हमें रिजल्ट मिलता है, इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता क्वालिटेटिव के अंदर, क्वांटिटेटिव में एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। अब इसका एग्जांपल समझिए कि मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ, तो आप कहें 1947 या फिर 48, मतलब आपको कंफर्म नहीं है, इट इज नॉट एक्यूरेट। अगर आप कहें कि जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने एक्यूरेट आंसर दिया है। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है दैट इज एक्यूरेट एंड जो क्वालिटेटिव मेथड है दैट इज नॉट एक्यूरेट। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इधर हम यूज कर रहे हैं सारे मेथड को समझने के लिए, वो है मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया इज अ किलर डिजीज। मतलब अगर कुछ टाइम पहले देखा जाए तो मलेरिया, अब इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ मौजूद है, हमें पता है कि मलेरिया वैक्सीन होती है। लेकिन पहले क्या था कि पहले जो लोग होते थे वो क्या समझते थे कि मलेरिया मतलब बेड एयर की वजह से होती है। तो मतलब जो बेड एयर, खराब हवा चलने से मलेरिया होती है, तो उन्होंने नाम दे दिया मल एरिया। मल मींस बेड, एरिया मींस एयर। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था इन 1880, एक साइंटिस्ट था लेब्रान। लेब्रान कौन था, फ्रेंच फिजिशियन, फ्रेंच का एक फिजिशियन था लेब्रान। तो उस लेब्रान ने क्या किया कि एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल ऑब्जर्व किया, ब्लड सैंपल ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप की मदद से एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल ऑब्जर्व किया। तो इसे क्या नजर आया, इसे स्मॉल क्रिएचर्स नजर आए, और इसने नाम दे दिया हमने कि दीज आर प्लाज्मोडियम, दीज आर प्लाज्मोडियम। तो ये ऑब्जर्वेशन की थी किसने, लेब्रान। तो कभी ये पूछा जाता है कि जो लेब्रान ने ऑब्जर्वेशन की थी ये क्वालिटेटिव थी या फिर क्वांटिटेटिव थी, ये थी क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमने कहा कि इधर उसने क्या यूज किया था, माइक्रोस्कोप यूज किया था। तो सबसे पहले ये समझा जाता था कि मलेरिया जो है वो बेड एयर की वजह से होती है, लेकिन लेब्रान ने जब प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया तो अब बात समझ में आई कि जो मलेरिया है वो बेड एयर से नहीं होती, बल्कि इसका कोई काज हो सकता है। ठीक है, स्मॉल क्रिएचर्स हैं जो प्लाज्मोडियम वो ब्लड के अंदर, मतलब हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन के बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस
What is hypothesis? It is an intelligent guess of a scientist. It is an intelligent guess of a scientist in the form of statement. हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी भी साइंटिस्ट का इंटेलिजेंट गेस होता है जो किस चीज के फॉर्म में होता है? जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। तो इसको सिंपली अगर कहें कि जो ऑब्जर्वेशन के अंदर है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट की है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी हमने, अब उस डेटा के बेसिस पर, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक इंटेलिजेंट गेस का मतलब होता है अंदाजा, एक मतलब ज़हनी अंदाजा लगाया जाता है, एक मतलब इंटेलिजेंट गेस लगाया जाता है। इस इंटेलिजेंट गेस को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अच्छा, अब इसकी बिल्कुल सिंपल और इजी आपको एग्जांपल दें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो चीजें पता हो तो तीसरी हम खुद मालूम कर सकते हैं, तीसरी को हम एस्टीमेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले सिंपल है एग्जांपल, 2 + डैश इज इक्वल टू 5। अब हमें पता है 2 और 5 दो चीजें हमें मालूम, तो जो तीसरी चीज है वो हम एस्टीमेट कर सकते हैं कि इधर क्या है, तो ये हमारा क्या होगा? हाइपोथेसिस। अच्छा, और एक एग्जांपल कि हमने ऑब्जर्व किया कि एक क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, पहली बात। दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की कि उस क्लास में एक स्टूडेंट बैठा है जिसका नाम है अली। कितनी बातें हमें पता चली ऑब्जर्वेशन में? दो चीजें। सबसे पहले कि बायोलॉजी की क्लास चल रही है, अब उस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट बैठा है जिस स्टूडेंट का नाम क्या है? अली। तो ये दो चीजें जब हमें मालूम हैं तो हम तीसरी चीज एस्टीमेट कर सकते हैं कि यकीनन जो अली है वो मेडिकल का स्टूडेंट है, इसी वजह से बायोलॉजी क्लास में बैठा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस बन जाएगा। अच्छा, तो हाइपोथेसिस जो होता है इसको, अच्छा, हाइपोथेसिस के लिए मतलब मेन पॉइंट ये है कि इट मस्ट बी टेस्टेबल, कि मतलब जो हम हाइपोथेसिस बनाएं उसके लिए ये है कि इट मस्ट बी टेस्टेबल, वो ऐसा हो जो हम उसे टेस्ट कर सकें, जो टेस्टेड हो सके, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और उसके बाद जो हाइपोथेसिस है, इट इज की कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड का ये क्या है? की कंपोनेंट, मतलब अगर हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट हुआ तो सारा जो प्रोसेस है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है? की कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, अब हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग इज यूज्ड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड रीजन। तो सबसे पहले रीजनिंग का फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा टाइप है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, तो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है, इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये मूव करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का जो स्टेप्स हैं, रीजनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब रीजनिंग में जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसका मतलब स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब ये है कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हम लेंगे, फिर उसको देखकर सारी जो मतलब कम्युनिटी है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए हम कोई मतलब एस्टीमेट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल और इजी सा एग्जांपल है कि हमने देखा पैरट, ठीक है। अब पैरट क्या है? एक स्पेसिफिक बर्ड,
बर्ड में से एक स्पेसिफिक बर्ड लिया है पैरट, हमने देखा कि पैरट इज ग्रीन, ठीक है, जो पैरट का कलर है वो क्या है, ग्रीन है। तो हम एस्टीमेट करेंगे कि जो सारे बर्ड्स हैं वो क्या हैं, ऑल द बर्ड्स आर ग्रीन। हमने क्या किया, एक अंदाजा लगाया, एक हाइपोथेसिस बनाया कि अगर पैरट ग्रीन है तो सारे जो बर्ड्स हैं वो सारे बर्ड्स क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो इस मतलब रीजनिंग को क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि एक स्पेसिफिक बर्ड था, उस स्पेसिफिक बर्ड को देखकर सारे बर्ड्स के लिए हम यही अंदाजा लगाते हैं कि सारे बर्ड्स क्या होंगे, ग्रीन। अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये इंडक्टिव रीजनिंग है। सेम एग्जांपल कि शार्क्स हैं, फिन्स, शार्क जो हैं उनको क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। तो जो सारी मतलब जो फिशेज हैं या मतलब सारी फिशेज वगैरह होंगी उन सबको फिन्स मौजूद होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये इसका अपोजिट होता है कि इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये मूव करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि इसमें जो जनरल सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को देखकर एक स्पेसिफिक के लिए क्या किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। अब इसी एग्जांपल को मतलब हम क्या करें, अपोजिट करें कि जो भी बर्ड्स हैं, हमने देखा ऑल द बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, जो भी बर्ड्स हैं उन सब की बॉडी पर क्या प्रेजेंट थे, फीदर्स प्रेजेंट थे। तो हम एस्टीमेट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि जो पैरट है इसकी बॉडी पर भी फीदर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रीजनिंग है इस रीजनिंग को कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, अब सेम जो प्रोसेस मतलब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने लिया है मलेरिया का, मतलब इन द केस ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया को लेकर हम सारा जो बायोलॉजिकल मेथड है वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो मलेरिया में जो ये ऑब्जर्वेशन था, अब इस ऑब्जर्वेशन में जो भी हमें डेटा मतलब मिली कि जो ब्लड है उसके अंदर स्मॉल क्रीचर्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। तो इस डेटा के बेसिस पर हमने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस बना दिया। हाइपोथेसिस क्या बनाया, हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम इज द cause of मलेरिया, ये जो प्लाज्मोडियम है इट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। तो ये क्या था हमारा हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस अगर डिडक्टिव हाइपोथेसिस की बात करें तो डिडक्टिव हाइपोथेसिस में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इफ एंड देन कंडीशन, इफ एंड देन कंडीशन। अब इफ एंड देन कंडीशन क्या होता है कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, हमने हाइपोथेसिस बनाया है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का कॉज है, ये हमारा हाइपोथेसिस बन गया। अब इफ और देन कंडीशन क्या कहती है, इफ एंड देन कंडीशन यही कहती है इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो क्या होना चाहिए कि जो भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब की ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इफ एंड देन कंडीशन। अब ये हाइपोथेसिस बन गया, इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई कौन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट ये वेरीफाई करेगा कि वाकई जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का कॉज है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, अच्छा तो एक्सपेरिमेंट है, इट इज ए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट, या इट इज प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस to know the real cause of problem। प्रॉब्लम का रियल कॉज मालूम करने के लिए जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो सही है या फिर गलत है। इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के जो मतलब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या फिर गलत है।
तो इधर एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और इफ एंड देन कंडीशन क्या कह रही थी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट्स ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम वाकई में मलेरिया का काज है तो जो भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सबके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको कौन वेरीफाई करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 हेल्दी पर्सन्स लेते हैं, और उसके बाद दूसरा ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 मलेरियल पेशेंट्स लेते हैं, मलेरियल पेशेंट्स। तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर 100 हेल्दी पर्सन्स हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 मलेरियल पेशेंट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हमें ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड को ऑब्जर्व करना है। अब जब ब्लड को हम टेस्ट करेंगे तो फिर हम क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट reports that what had happened in the experiment। जो रिजल्ट है ये क्या करता है, ये हमें बताता है, रिपोर्ट करता है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, रिजल्ट where we reports what had happened in the experiment, जो हमें ये बताएगा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था। तो इस स्टेप को क्या कहा जाता है, रिजल्ट कहा जाता है। अब रिजल्ट हमें ये ये बता रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पेशेंट्स थे दे हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड एंड ऑल द मतलब मेंबर्स ऑफ हेल्दी पर्सन्स या ऑल द मेंबर्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप दे वर फ्री फ्रॉम द प्लाज्मोडियम, कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स थे उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, और जो कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स थे दे वर फ्री फ्रॉम द प्लाज्मोडियम, उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। तो ये जो रिजल्ट है ये वेरीफाई कर रहा है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो क्या है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो अब ये क्या होगा, कंक्लूजन होगी। कंक्लूजन में भी यही बात पता चली कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। के कंक्लूजन के अंदर जो सारा ऑब्जर्वेशन से लेकर रिसर्च तक सारा जो प्रोसेस था, सारे प्रोसेस को समराइज करके कंक्लूड करके हमने एक ही स्टेटमेंट बनाई, एक ही कंक्लूजन बनाई कि जो प्लाज्मोडियम है इट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से क्या होती है, मलेरिया होती है। तो इस हिसाब से फिर क्या बनेगा, अब जब हाइपोथेसिस हमारा वेरीफाई हो गया और कंक्लूजन बन गई तो फिर अच्छा, कंक्लूजन जो होता है ये फाइनल स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का। इसके बाद क्या बननी है, इसके बाद थ्योरी बननी है, और थ्योरी के बाद क्या बनेगा, लॉ। अच्छा, थ्योरी इज वेल टेस्टेड एंड हाईली reliable explanation of biological process। जो थ्योरी होती है इट इज वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल एक्सप्लेनेशन। के थ्योरी, अच्छा थ्योरी दो किस्म की होती है, एक जनरल थ्योरी और एक साइंटिफिक थ्योरी। जनरल थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बंदा ये कहे कि आई हैव एन आइडिया, कि मेरे पास एक आइडिया है, तो इसका मतलब कि मतलब अच्छा, अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, आई हैव एन थ्योरी, आई हैव अ थ्योरी, अगर कोई भी बंदा कहता है कि आई हैव अ थ्योरी, इसका मतलब उसके पास जस्ट एक आइडिया है। ये होती है जनरल थ्योरी, कि मतलब सिर्फ आइडिया को जनरल थ्योरी कहते हैं, आइडिया को वो बंदा थ्योरी कह रहा है, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं। अगर साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो साइंटिफिक थ्योरी वेल टेस्टेड, अच्छी तरह से टेस्ट की हमने, डिफरेंट स्टेप में से गुजारी है,
उसके बाद इट इज हाईली रिलायबल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हाईली रिलायबल होती है क्योंकि उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है कि अगर मैं कोई थ्योरी देता हूं तो मेरे पास उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन होगी कि थ्योरी मैंने बनाई कैसे, कौन कौन से स्टेप हुए, कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, फिर जाकर ये क्या बनी है, एक थ्योरी बनी है। तो इस हिसाब से जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो इट इज वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल। अच्छा, अब जो थ्योरी है इट कैन बी रिजेक्टेड, थ्योरी को हम रिजेक्टेड कर सकते हैं। अगर वो थ्योरी लॉ बन गई तो फिर वो रिजेक्टेड नहीं होगी। तो लॉ क्या कहते हैं, लॉ इज इट इज irrefutable theory, it is virtually irrefutable theory, मतलब लॉ irrefutable theory है जो किसी मतलब लॉ जब एक बार बन गया तो हम उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ नेचर। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है नेचर का जो इररिफ्यूटेबल होता है, इसे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार लॉ बन गया तो फिर वो मतलब लॉ एंड प्रिंसिपल कभी रिजेक्ट नहीं होता। तो ये सारा प्रोसेस था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में।